वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। एनक्लेक्स से एक महीने में नॉरसेट की तैयारी। बिल्कुल दोस्तों, नॉरसेट की तैयारी अगर आपको करनी है तो एनक्लेक्स के गोल्डन की पॉइंट से कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनकर आता है, उसकी थ्योरी से क्वेश्चन बनकर आता है, उसके गोल्डन की पॉइंट से क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आता है। तो एनक्लेक्स को पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है 2 महीने में, 1 महीने में, बट उसके की पॉइंट्स मैं 1 महीने में मैं करवा दूंगा दोस्तों आपको। आप सभी अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पास में आ रहे बेल आइकन को दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे मेरे वीडियो का टाइम फिक्स है सुबह का, सुबह 10 बजे, रोजाना सुबह 10 बजे जो है वीडियो आती है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपन ने स्टार्ट किया था, 2 क्लास से हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है, और इस तीसरी क्लास में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम खत्म होने वाला है। तो अगर आपने पीछे की 2 क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन, और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का ये सुपर सेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन। सबसे पहले अपन देखेंगे, आप सभी सबसे पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों तक, सभी मित्रों तक, सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी अपने साथ लाइव जुड़ सकें। चलिए, इस्चेमिक चेंजेस आर रिप्रेजेंटेड ऑन। इस्चेमिक का मतलब हो गया कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, MI आया होगा, MI मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हुआ होगा। किसकी वजह से? इस्चेमिया का मतलब है कि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज हुए हैं। टिश्यू डैमेज होने की वजह से इस्चेमिया कोज हुआ है, और इसकी वजह से क्या हुआ है, ECG के अंदर कैसा अपने को देखने को मिलेगा कि टी वेव जो होती है, टी वेव वो इन्वर्जन देखने को मिलती है, टी वेव इन्वर्जन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन इंक्रीज QRS कॉम्प्लेक्स। जब QRS कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होगा, सॉरी, जब QRS कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होता है, ये है QRS कॉम्प्लेक्स, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। QRS कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होता है तब क्या होगा, सजेस्ट करेगा वो ड्यूरेशन इंक्रीज होने का कि बंडल ब्रांच में ब्लॉक है, कोई ना कोई बंडल ऑफ ब्रांच जो है उसमें ब्लॉक देखने को मिलता है। P वेव आपको पता है, P वेव कैसे बनती है कि आर्टेरियल डीपोलराइजेशन से, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन से कैसी वेव बनती है, P वेव बनती है। अब QRS कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, तो QRS कॉम्प्लेक्स बनता है किसकी वजह से, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। अब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन से बनता है, और टी वेव जो है PQRST, टी वेव जो है वो वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन से बनती है। तो ये जो है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन जो हो रहा है यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स में, वो जो बंडल ऑफ ब्रांच है वो ब्लॉक होने की वजह से हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ए शॉर्टेंड PR इंटरवल। जब PR इंटरवल जो होता है, ये जो P है, ये इंटरवल और ये इंटरवल जो है, ये अगर छोटा होगा इंटरवल तो इंडिकेट करेगा जंक्शनल रिदम को, ठीक है। पैथोलॉजिकल Q वेव जो होती है, पैथोलॉजिकल Q वेव अगर दिख रही है अपने को, पैथोलॉजिकली दिख रही है यार, प्रेजेंटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसका मतलब यहाँ पर जो ये Q वेव है पैथोलॉजिकली दिखेगी तो वो MI को क्या करेगा, इंडिकेट करता है, प्रेजेंट करता है। इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ये आपका चैनल है, आप इसको इंक्रीज करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। सॉरी, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त,
ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को जब अगर ब्लड सप्लाई पर्याप्त नहीं होगी तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, रेस्पॉन्सिबल फॉर पेन एक्यूपाइंग एंजाइना कोज करेगा। कैसे दोस्तों कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो नहीं रही है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो दोस्तों उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो टिश्यू क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। टिश्यू डैमेज होगा तो क्या होगा, इस्चेमिया कोज होगा, और इस्चेमिया से क्या हो जाएगा, एंजाइना, और एंजाइना से एमआई, ऐसा कुछ होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि डिक्रीज आफ्टर लोड कोज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, कि जैसे ही आफ्टर लोड डिक्रीज हुआ, आफ्टर लोड जो है जो डिक्रीज होगा, मेरा कहने का मतलब है डायस्टोल जो है वो कम होगा, डायस्टोल, जैसे ही डायस्टोल कम होगा इंक्रीज होगा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स डिटरमाइन इफ़ द क्लाइंट हैज़ एलर्जिक, कि ये निर्धारित पहले से हो जाना चाहिए जब अपन क्या करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं अपन, कैथेटराइजेशन करते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। तो क्या इसमें क्या करना होता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन में क्या होता है, एक डाई का यूज़ अपन करते हैं, रेडियो ओपेक डाई होती है, ये डाई का यूज़ करते हैं। तो ये जो डाई होती है वो आयोडीन कंटेंट की बनी होती है, आयोडीन की। तो अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे जिसका अपने को कार्डियक कैथेटराइजेशन करना है, सबसे पहले अपने को ये चेक करना है कि उसको आयोडीन से एलर्जी है कि नहीं है, आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है उसको, आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है उसको, सेल्फिश से एलर्जी तो नहीं है उसको। तो यही इसमें कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट महत्वपूर्ण है नर्स के लिए, टू डिटरमाइन निर्धारित करना इफ़ ए क्लाइंट एलर्जिक टू आयोडीन और सेल्फिश बिफोर, पहले कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन करने से पहले ये निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है नर्स को कि उसको आयोडीन से या सेल्फिश से एलर्जी तो नहीं है। बिकॉज कैथेटराइजेशन इन्वॉल्व द इंजेक्शन रेडियो ओपेक डाई जिसके अंदर आयोडीन कंटेंट होता है का यूज किया जाता है, आयोडीन युक्त डाई यूज की जाती है। और अगर उसको आयोडीन से एलर्जी होगी तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए पहले से निर्धारित करना होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं परक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्या है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी कैन एलिविएट द ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरी एंड रीस्टोर ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजनेशन, कि जो परक्यूटेनियस होता है, पर PCTC, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल PCTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो होती है वो क्या करती है, ब्लॉकेज को, जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को क्या करेगी, रिस्टोर करेगी, हटा देगी, उस ब्लॉकेज को रिस्टोर कर देगी, उस ब्लॉकेज को हटा देगी। ब्लॉकेज जैसे ही हटेगा ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाएगा, जो फ्लो है ब्लड का वो वापस इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजनेशन भी होगा, O2 भी मिलने लग जाएगी। तो इससे अपने को क्या करना है, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी करनी होती है, ऐसा ही होता है उसमें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि कार्डियोजेनिक शोक। शोक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्या होता है शोक, शोक का मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसमें कम हो जाता है शोक के अंदर। तो कार्डियोजेनिक शोक क्या होगा, कार्डियोजेनिक शोक होता है रिलेटेड टू रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, एंड इनइफेक्टिव पंपिंग ऑफ हार्ट, हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता। कार्डियोजेनिक शोक के अंदर क्या होगा कि कार्डियक जो आउटपुट है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा, और जो हार्ट को जो पंप कर रहा है, अब रिड्यूस हो गया तो हार्ट जो पंप कर रहा है उसमें भी दिक्कत आएगी, तो हार्ट पंपिंग भी रुक जाएगी, पंपिंग भी क्या हो जाएगी, इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो इस कंडीशन में कार्डियोजेनिक शोक देखने को मिलता है, इनइफेक्टिव भी हो जाएगी, इसमें कार्डियोजेनिक शोक देखने को मिलता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक क्या होता है, तो रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक का मतलब होता है चेंजेस इन द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम, जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यूजली एसोसिएटेड विद इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये क्या करता है, इंक्रीज करेगा किसको, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है, यूजुअली कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज ये करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ये, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है फ्रॉम चेंजेस इन द इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस होता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि ऑल क्लाइंट्स विद एन एक्यूट MI, कि सभी क्लाइंट में जो एक्यूट MI है इन्फेक्शन वो 15% सफ़र करता है कार्डियोजेनिक शॉक, एंड सेकेंडरी टू MI डैमेज एंड डिक्रीज फंक्शन को डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट, एट लीस्ट 40% ऑफ द हार्ट मसल्स मस्ट बी इन्वॉल्व फॉर कार्डियोजेनिक शॉक टू डेवलप। तो कार्डियोजेनिक शॉक मोस्ट कॉमन है, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स बने रहना हमारे साथ, आपको यहाँ से बेहतरीन पर जो डाटा है वो मिलने वाला है, और ये एनक्लेक्स का डाटा है जो कभी गलत नहीं होगा। आपके एग्जाम्स में ये बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। बाकी कुछ टॉपिक्स जो है इसी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के मैं ऑन बोर्ड भी पढ़ाने वाला हूँ। ऑन बोर्ड जो भी टॉपिक्स होंगे वो उसकी क्लास रात को होगी, और रात को उसकी जो क्लास होगी उसका टाइमिंग जो रहेगा उस क्लास का टाइमिंग रहेगा वो आपको मैं बता दूं दोस्तों। ऑन बोर्ड जो क्लास होगी अब से जो ऑन बोर्ड क्लास होगी उसका जो टाइमिंग रहने वाला है ऑन बोर्ड क्लास का, वो रहने वाला है शाम को 7 बजे। ऑन बोर्ड क्लास का टाइम शाम को 7 बजे रहेगा। आपको पहले ग्रुप्स में बता दिया जाएगा कि ये क्लास कब होने वाली है, तो आप रेडी रहना। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट कि द कार्डियक इंडेक्स इज फिगर डेराइव्ड बाई डिवाइडिंग द कार्डियक आउटपुट बाय द क्लाइंट बॉडी सरफेस एरिया। क्या कह रहा है, कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, कार्डियक इंडेक्स इज फिगर डिवाइडेड बाई डिवाइडिंग द कार्डियक आउटपुट बाय द क्लाइंट बॉडी सरफेस से डिवाइड कर दिया जाएगा कि क्लाइंट की जो बॉडी सरफेस जितनी ज़्यादा कार्डियक आउटपुट उस हिसाब से आता है, तो ये कार्डियक इंडेक्स हो गया। द कार्डियक इंडेक्स इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर द कार्डियक आउटपुट इज मीटिंग इज क्लाइंट नीड। कि कार्डियक इंडेक्स का यूज क्या है, तो कार्डियक इंडेक्स का यही यूज है कि ये देखते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो कार्डियक आउटपुट है वो क्लाइंट्स की नीड को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता। नेक्स्ट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज सेरेब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज एंड आर लेस यूजफुल इन डिटेक्टिंग रिस्क ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। ये कार्डियोजेनिक शॉक के रिस्क है। क्या क्या है, हार्ट रेट, कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है उसके अंदर कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होगा, अब जो हार्ट रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आर यूज लेस डिटेक्टिंग रिस्क फैक्टर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द मोस्ट यूजफुल फैक्टर इन डिटेक्टिंग क्लाइंट, द मोस्ट यूजफुल फैक्टर डिटेक्टिंग इन क्लाइंट रिस्क ऑफ द डेवलपिंग कार्डियोजेनिक शॉक, द कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स में मोस्ट यूजफुल फैक्टर इन डिटेक्टिंग। अब कार्डियक इंडेक्स जो है वो मोस्ट यूजफुल फैक्टर है डिटेक्ट करने के लिए कार्डियोजेनिक शॉक को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनिशियली द डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इनिशियली शुरुआत में डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन सेरेब्रल ब्लड फ्लो भी कम होगा। जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताता हूँ दोस्तों आपको।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डिक्रीज इन सेरेब्रल ब्लड फ्लो, जैसे ही सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है वो होगा डिक्रीज, क्या खोज करेगा, क्या खोज करेगा, रेस्टलेसनेस, क्या खोज करेगा, रेस्टलेसनेस, क्या खोज करेगा, रेस्टलेसनेस खोज करेगा, एजिटेशन और कन्फ्यूजन, बिल्कुल। सेरेब्रल ब्लड फ्लो अगर डिक्रीज होता है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो अपने को रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, एजिटेशन देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, द डायग्नोस्टिक स्टडी दैट कैन डेराइव्ड व्हेन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म बिकम एनारोबिक एंड pH डिक्रीज इज आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, कि द डायग्नोस्टिक स्टडी दैट कैन डिटरमाइन, निर्धारित करती है सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को, बिकॉज एनारोबिक जो है, एनारोबिक एंड व्हेन pH डिक्रीज जब होती है, pH डिक्रीज होती है, इज आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, तो ये सारी अपन आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस में जो है इसका अपन डायग्नोस्ट कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। ABG एनालिसिस करते हैं ना, ABG एनालिसिस, तो उसमें एनालिसिस में अपने को सब कुछ निर्धारण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द फर्स्ट ट्रीटमेंट गोल फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, द फर्स्ट ट्रीटमेंट गोल फॉर कार्डियोजेनिक शॉक इज टू इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, मायोकार्डियल O2 सप्लाई, मायोकार्डियल O2 सप्लाई, मायोकार्डियल O2 सप्लाई। द फर्स्ट ट्रीटमेंट गोल फॉर कार्डियोजेनिक शॉक इज टू इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई, जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई है उसको क्या कर देगा, ये इंक्रीज, मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज कर दो तो कार्डियोजेनिक शॉक ऑटोमेटिकली ट्रीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट, इन ए शॉक स्टेट, चलिए कि इन ए शॉक स्टेट, अब शॉक की कंडीशन में द मायोकार्डियम रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, मायोकार्डियम को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। इफ़ इट इज डज नॉट रिसीव मोर ऑक्सीजन शॉक इज रोजन, बोले तो और ख़तरनाक हो जाता है शॉक। कि जो शॉक होता है, शॉक इसमें क्या होता है, O2 की डिमांड है, शरीर में O2 की डिमांड कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। अब इसकी डिमांड को पूरा नहीं कर पाना तो शॉक जो होता है और ज़्यादा बिगड़ जाता है, शॉक जो हो जाता है वो अरोजन हो जाता है, बिगड़ जाता है और ज़्यादा, अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो। इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम विल प्ले ए लार्ज रोल इन करेक्टिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है बताइए, हाइपोक्सिया क्या होता है दोस्तों, हाइपोक्सिया होता है O2 डिक्रीज इन टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो उसको पूरा करना है, ठीक है दोस्तों, तो उसको पूरा करना है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब हो गया कि यहाँ से जो H आयन हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, H आयन इंक्रीज हो रहे हैं, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो भी क्या है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 140 to 159, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 mm ऑफ Hg और ये डायस्टोलिक प्रेशर 90 to 90 mm Hg रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए एनकेलेक्स का क्वेश्चन है कि बीपी 140 से 159 और 90 to 99 इज, ये होता है स्टेज फर्स्ट, रिप्रेजेंट करता है स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन को, स्टेज फर्स्ट STN से मैं लिख रहा हूँ हाइपरटेंशन, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जब बीपी कितनी हो,
ब्लड प्रेशर कितना हो, ब्लड प्रेशर कितना हो 140 to 159 एंड 90 to 99 mm ऑफ Hg हो, तो ये स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन होता है। चलिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 160 एंड डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 100 इज कॉल्ड सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन। अगर ये बढ़कर 160 से तो ज़्यादा हो जाए या 160 या 160 से ज़्यादा हो जाए और ये 100 या 100 से ज़्यादा हो जाए तो ये जो है वो स्टेज सेकंड हो जाएगी, फिर स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेज से हाइपरटेंशन से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इनको नोट डाउन कर लेना आप। और ये वैल्यू जो है ये ऑथेंटिक बिल्कुल एनक्लेक्स की वैल्यू है, गलत नहीं होगी। ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 120 से 139 है, क्या 120 से 139 है और डायस्टोलिक जो है वो 80 से 89 है, तो ये प्री हाइपरटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या? प्री हाइपरटेंशन को। ये तीनों चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल बीपी कितनी होती है? चलिए नॉर्मल देख लीजिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन या इक्वल टू 120 और एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 80 इज कंसीडर नॉर्मल, नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर किसी न किसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। एम्स में तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर इन आओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी आर प्राइमरली स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीजन। बिल्कुल, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं आओर्टा में और कैरोटिड आर्टरी में, ये प्राइमरली क्या करते हैं? ऑक्सीजन से स्टिमुलेट होते हैं। ये ऑक्सीजन से स्टिमुलेट होते हैं। अगर कैरोटिड आर्टरी और आओर्टा में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो जो खेल है वो खेल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रहनी चाहिए, ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर रहनी चाहिए। ब्लड सप्लाई प्रॉपर रहेगी तो ऑक्सीजन सप्लाई तो आप ऑटोमेटिक प्रॉपर रहेगी। डिक्रीज इन पल्सेटाइल प्रेशर, कि जब पल्सेटाइल प्रेशर डिक्रीज होता है तो कोज रिफ्लेक्स इंक्रीज इन हार्ट रेट। जब पल्सेटाइल जो प्रेशर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। कमेंट कर बताना अभी तक का सेशन आपको कैसा लगा। सभी कमेंट करेंगे, कमेंट करें और लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है और पहली बार अगर मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं 2 क्लासें पहले हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है। एनक्लेक्स नोरसेट आरएन प्रिपरेशन, एनक्लेक्स आरएन की नोरसेट की प्रिपरेशन की जा रही है और 2 क्लास मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की करवा चुका हूँ। ये फाइनल क्लास है, इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो गुरु दक्षिणा जरूर दे के जाना। गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गुरु दक्षिणा में, क्योंकि अगर आप मुझे गुरु दक्षिणा दोगे भगवान आपकी इच्छा, आपकी सफलता को पूरी करेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्या जाता है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में? आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं सर अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन आप कंटेंट देखना एक बार। और अभी तो स्टार्ट किया है हमने, धीरे धीरे देखना आप क्या शानदार से शानदार चीज़ें लेकर आएंगे आप सभी के लिए। आप सभी के लिए वेबसाइट बनवाई जा रही है, जैसे ही वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, 1 वीक के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल आपको www.rajendranursinzacademy.com के नाम से वेबसाइट मिलने वाली है, जिस पर आपको नोरसेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। नोरसेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी।
तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वेबसाइट बनती है आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा और वो वीडियो आपको तभी दिखेगी जब आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन डिस्क्राइब परसिस्टेंटली एलिवेटेड बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर विद एन अननोन कोज। कोज अननोन रहेगा मोस्ट ऑफली प्राइमरी हाइपरटेंशन का। इट इज़ अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ हाइपरटेंशन केस में जो है कोज अननोन रहता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन इज करेक्टराइज बाई, अब प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है प्राइमरी हाइपर जो टेंशन है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ये प्रोग्रेसिव होगा, प्रोग्रेस करता रहेगा, प्रोग्रेसिव होगा। यूजली एसिम्टोमेटिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज और सेवरल ईयर्स कि कुछ सालों तक क्या है ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। चलो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होता है? यूजली रैपिड प्रोग्रेसिव अनकंट्रोलेबल। 1 महीने तक अपन एनक्लेक्स आरएन की जो है ये की पॉइंट से पूरा पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। देन उसके बाद अगले 1 महीने में आपको सभी जो सिस्टम है, सभी सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू सेशन में करवाने वाला हूँ, आपको। तो 2 महीने में आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो होता है वो रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है। मैलिग्नेंट जो होता है, मैलिग्नेंट का मतलब समझ रहे हो आप, खतरनाक, घातक। ये रैपिडली प्रोग्रेसिव होता है, जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करता है और कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। एंड कोज ए रैपिड ऑनसेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, और ये कॉम्प्लिकेशन कोज करता है, रैपिडली जो है कॉम्प्लिकेशन ये कोज करता है। ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है भाई? सेकेंडरी हाइपरटेंशन आकर सेकेंडरी टू नॉन करेक्टेबल कोज, इसमें कोज देखने को मिलेगा आपको और वैलिड कोज देखने को मिलेगा। चलिए एन ऑक्यूपेशनल हेडेक, occipital headache is typical hypertension secondary to continuous increased pressure on the cerebral vasculature। तो बताइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरटेंशन में ऑक्सीपिटल जो एरिया होता है, ऑक्सीपिटल हेडेक देखने को मिलता है। तो ऑक्सीपिटल हेडेक मतलब तो जो अपना हेड है, हेड के पीछे की साइड, पीछे का जो पॉइंट है वहाँ पर ऑक्सीपुट रीजन है, वहाँ पर हेडेक होता है। तो ये मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होता है? हाइपरटेंशन की वजह से होता है, ये हाइपरटेंशन की वजह से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन इज हेडेक। हेडेक जो है वो हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन सिम्टम है। ये अच्छा क्वेश्चन है। द ब्रेकियल आर्टरी इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर, ब्रेकियल आर्टरी जो मोस्ट कॉमनली यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर ड्यू टू इट्स इजी एसेसिबिलिटी ऑफ एंड लोकेशन। ठीक है, ये इजी एसेसिबिलिटी और लोकेशन सही होने की वजह से, आसान होने की वजह से जो है ब्रेकियल पल्स का यूज़ किया जाता है। किसके लिए? ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? तो ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, बीपी कफ जो होता है वो जो एल्बो है, एल्बो से 2 से 3 उंगली जो है ऊपर बांधा जाता है, या 2 से 3 इंच बोल सकते हो, ऊपर उसको बांधा जाता है बीपी कफ को। देन उसके बाद उसमें एयर इन्फ्लेट की जाती है और देन उसके बाद जो है धीरे धीरे अपन जो है बीपी को मेजर करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या है कि द रेडियल एंड अल्नार आर्टरी कैन बी यूज इन extraordinary circumstance to obtain a blood pressure reading, but the measurement may not be as accurate। मेजर जो है वो एक्यूरेट नहीं होता, not be as accurate। The primary varicose vein have a gradually onset and
प्रोग्रेसिवली इरोजन्स। जो प्राइमरी वेरिकोज होती है, वेरिकोज वैन होती है, वो ग्रेजुअली ऑनसेट जो है प्रोग्रेसिवली इरोजन मतलब बिगड़ती जाती है, खतरनाक होती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं फैटिग एंड प्रेशर। फैटिग थकान एंड प्रेशर आर क्लासिकल साइन ऑफ वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन जो है उसका क्लासिकल साइन क्या है वेरिकोज वेन का, वो है फैटिग्स एंड प्रेशर सेकेंडरी टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड एडिमा। और इसमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और एडिमा कोज करता है, ये भी वेरिकोज वेन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पैसिव फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स बिगेन विद डायस्टोल। तो पैसिव फीलिंग होती है वेंट्रिकल की, पैसिव फीलिंग कब होगी, जब क्या होगा डायस्टोल होगा, शुरू होगा, ठीक है। द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी थ्रू एन inferior एंड सुपीरियर वेना केवा एंड फ्रॉम हार्ट द कोरोनरी साइनस। तो जो क्या होता है कि जो राइट एट्रियम है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या कलेक्ट करता है किसके द्वारा, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, फ्रॉम हार्ट थ्रू द कोरोनरी साइनस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू एंड 4 पल्मोनरी वेन्स। बिल्कुल राइट है। द राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी थ्रू इन्फीरियर सुपीरियर। अभी ये बढ़कर आए हैं पॉइंट। नेक्स्ट आर्ट्रिया जो होता है वो पंप देयर ओवन, चलो कि जो आर्ट्रिया जो होता है वो देयर ब्लड थ्रू द 2 आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व। अब मिट्रल वाल्व जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो राइट साइड में होता है हार्ट की। डायरेक्टली इनटू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, ये अपने वेंट्रिकल्स में जाते हैं एट्रियम से, ठीक है। द राइट वेंट्रिकल, राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, पंप ब्लड थ्रू द पल्मोनिक वाल्व इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड देन इनटू द लंग्स। तो ये पल्मोनरी आर्टरी होकर क्या रखती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है पल्मोनरी आर्टरी होकर भी। चलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रिटर्न होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड थ्रू आवर्टिक वाल्व एंड इन द आवर्टा देन थ्रू आउट द बॉडी। अब क्या होता है कि जो आवर्टिक वाल्व है उससे क्या होता है, आवर्टा जो होती है वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द राइट एट्रियम और द फायरिंग ऑफ SA नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, सेट ऑफ चेन रिएक्शन इन कार्डियक कंडक्शन। कि द फायरिंग ऑफ SA नोड क्या होता है, पेस मेकर होता है हार्ट का, ठीक है। नोड सेट्स ऑफ ए चेन रिएक्शन कार्डियक कंडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन इम्पल्स लीव। चलिए थोड़ा कार्डियक कंडक्शन देख लेते हैं। व्हेन, जब इम्पल्स लीव द SA नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड, इट इज ट्रेवल थ्रू द आर्ट्रिया अलोंग बैचमैन बंडल्स एंड द इंटरनोडल पाथवे ऑन इट्स वे AV नोड। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इम्पल्स होती है वो SA नोड से चलती है, SA नोड से चलती है और SA नोड से चलकर वो कहाँ तक जाती है, वो बंडल्स के द्वारा AV नोड तक जाती है, ये कहना चाहता है इसके अंदर। ये पाथवे है इसका, इंटरनोडल पाथवे। देन आफ्टर इम्पल्स पासिस थ्रू AV नोड। अब ये पेस मेकर है हार्ट का पेस मेकर SA नोड होता है। इट इज़ ट्रेवल टू द वेंट्रिकल। अब ये वेंट्रिकल्स में ट्रेवल करेगी, फर्स्ट डाउन द बंडल ऑफ हिज, देन इसके बाद में ये कहाँ जाएगी, बंडल ऑफ हिज में जाएगी, बंडल ऑफ हिज, देन अलोंग द बंडल ब्रांच एंड फाइनली डाउन पुरकिंजे फाइबर।
ये बंडल ब्रांच से होती हुई कहाँ चली जाएगी, पुरकिंजे फाइबर में चली जाएगी, पुरकिंजे फाइबर में। तो ये एक सीक्वेंस है, आप याद रखना कि ये कंडक्शन जो है कार्डियक कंडक्शन का, जो कार्डियक कंडक्शन होता है उसका जो पाथवे है वो यही है, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से ऐसे नोड हो गया, ऐसे नोड से एवी नोड से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिज से जाएगा पुरकिंजे फाइबर्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। द ऐसे नोड हैज़ फायरिंग रेट जो होती है इसकी, ऐसे नोड की जो फायरिंग रेट होती है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। कितनी होती है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। और पुरकिंजे फाइबर्स जो होता है उसकी फायरिंग रेट जो होती है वो कितनी होती है, 20 to 40 बीट्स पर मिनट। एवी नोड की जो फायरिंग रेट होती है वो 40 to 60 बीट्स पर मिनट होती है। याद रखना 60 to 100, ये 40 to 60, ये फिर 20 to 40। तो इसको आप याद रख सकते हैं 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 100, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑटोमेटिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ टू स्पॉन्टेनियसली इनिशिएट एन इम्पल्स। वह पेस मेकर सेल हैव दिस एबिलिटी। पेस मेकर सेल में ऐसी एबिलिटी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्या है कि द एक्साइटेबिलिटी इज ए सेल रेस्पॉन्स, एक्साइटेबिलिटी इज ए सेल रेस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन result from ion shift across the cell membrane. Next, the conduction is the ability of a cell। जो कंडक्शन है वो एक एबिलिटी है सेल को ट्रांसमिट करने की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू अनोदर कार्डियक सेल। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा अनोदर जो कार्डियक सेल्स है उसके अंदर इसको ये कंडक्ट कर सकती है, ऐसी एबिलिटी रखती है। Contractility is the ability of cell to contract after receiving a stimulation। जैसे ही ये स्टिमुलेशन रिसीव करता है देन उसके बाद ये क्या करता है, सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने लग जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी भी होती है। नेक्स्ट, प्रीलोड इज द स्ट्रेचनिंग ऑफ मसल्स फाइबर इन द वेंट्रिकल्स। प्रीलोड जो है इस प्रीलोड इज स्ट्रेचनिंग ऑफ मसल जो है, मसल फाइबर्स जो है वो स्ट्रेचेज हो जाएंगे प्रीलोड में, स्ट्रेच होंगे इन द वेंट्रिकल्स में एज द वेंट्रिकल फिल विद ब्लड। और फिर उसके बाद में जो है वेंट्रिकल है वो ब्लड से फिल हो जाता है। तो मसल्स फाइबर जो है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रीलोड। जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है प्रीलोड से। नेक्स्ट, आफ्टर लोड रेफर्स टू प्रेशर दैट द वेंट्रिकल्स मसल्स मस्ट बी जनरेट टू ओवरकम एंड द हायर प्रेशर इन द आउर्टा टू गेट द ब्लड आउट द हार्ट। तो आफ्टर लोड क्या होता है, डायस्टोल के बाद में क्या होता है, आफ्टर लोड का मतलब हो गया कि डायस्टोल रेफर्स टू, डायस्टोल किससे रेफर करेगा, जब एवी वेंट्रिकल जो है मसल्स, वेंट्रिकुलर जो मसल है वो प्रेशर लगाकर ब्लड को हार्ट से बाहर निकाल देगी, टिश्यूज़ में भेज देगी, ठीक है, टिश्यूज़ में भेज देगी, तब क्या होगा, वो आफ्टर लोड होगा, रेफर्स इसे कहेंगे, फिर वो डायस्टोल होगा। देन इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कोज troponin to the expose and actin binding site which allow muscles contraction to the occurs in the heart। कि which allow जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को अलाउ करता है हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन कोज ट्रोपोनिन। तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को कौन करता है, इलेक्ट्रिकल को स्टिमुलेट कौन करता है, वो ट्रोपोनिन टू एक्सपोज द एक्टिन बाइंडिंग साइट, और अलाउ कर देता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, अकर्स इन हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन को शुरू कर देता है। वाल्व इन द वेन प्रिवेंट, जो वाल्व होते हैं ये क्या काम आते हैं, जो वाल्व होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं ब्लड फ्लो को, बैक फ्लो को ब्लड के। याद रखना जो वाल्व क्यों लगे होते हैं, ताकि ये वाल्व जो है ये प्रिवेंट करे
ब्लड बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। द मोस्ट आर लोकेटेड इन स्मॉलर मोर डिस्टल वैन। ठीक है। द लार्जेस्ट वैन वीना केवा हैज़ नो वाल्व। वीना केवा में कोई वाल्व नहीं होते, लार्जेस्ट वैन होती है। ठीक है। आर्टरी हैव थिक, आर्टरी जो होती है वो थिक होती है। मस्कुलर वाल्व टू एकोमोडेट द हाई स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लो। ये आर्टरी थिक होती है, देख लीजिए अपने अपने हाथ में, ये आर्टरी है आपको मोटी दिखेगी, वैन बहुत पतली होती है और एक मोटे मोटे आर्टरी दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड फ्लो का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए थिक होती है। आर्ट्रियोल हैव थिनर, जो आर्ट्रियोल्स है वो पतले होते हैं। वॉल्व थिनर वॉल्व देन आर्टरी एंड कंट्रोल ब्लड फ्लो टू कैपिलरीज। कैपिलरीज हैव माइक्रोस्कोपिक वाल्व। कैपिलरी के अंदर माइक्रोस्कोपिक वाल्व होती है जो कंपोज होती है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। जो कैपिलरी की जो वॉल होती है, कैपिलरीज की वॉल होती है वो एंडोथीलियम सेल की बनी होती है। किसकी भाई? एंडोथीलियम सेल की बनी होती है। कंडक्टिव आर्टरी typically have few branches and the follow relatively straight line। ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है जो कंडक्टिव आर्टरीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसरप्टिव आर्टरीज जो होती है, टिपिकली हैव मल्टीपल ब्रांच। जो डिसरप्टिव आर्टरी होती है, डिसरप्टिव आर्टरी टिपिकली हैव मल्टीपल ब्रांचेज होती है इनकी एंड अराइज फ्रॉम द कंडक्टिव आर्टरीज। ये कंडक्टिव आर्टरीज में अराइज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है कि द हार्ट रिलाइज ऑन द कोरोनरी आर्टरी। द हार्ट रिलाइज ऑन द कोरोनरी आर्टरी एंड देयर ब्रांचेज फॉर इट्स सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट्स इज आल्सो डिपेंड ऑफ कार्डियक वैन टू रिमूव ऑक्सीजन डिप्लेशन ब्लड। तो ये इस पर डिपेंड करता है कार्डियक वैन पर कि ये ऑक्सीजन डिप्लेशन ब्लड जो है उसको रिमूव कितना करती है, उस हिसाब से जो है जो कोरोनरी आर्टरी जो होती है ब्रांचेस को ब्लड सप्लाई करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग डायस्टोल। डायस्टोल के दौरान, ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड फ्लो आउट ऑफ द हार्ट। जब डायस्टोल होता है तो ब्लड फ्लो, ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड फ्लो आउट ऑफ द हार्ट इनटू द कोरोनरी आर्टरी। द राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द राइट एट्रियम, पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, the most of the right ventricle and inferior part of the left ventricle, inferior part of the left। ये राइट कोरोनरी आर्टरी की मैं बात कर रहा हूँ। राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो किस किस को ब्लड देती है? वो राइट वेंट्रिकल को, सॉरी राइट एट्रियम को, पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और इन्फीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल का कैसा पार्ट? इन्फीरियर को भी ब्लड सप्लाई करती है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो है वो किसे ब्लड सप्लाई करेगी? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है आर्टरी विच स्प्लिट इनटू द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड सर्कमफेरेंस आर्टरी सप्लाई ब्लड द लेफ्ट एट्रियम, मोस्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड मोस्ट ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम को ब्लड सप्लाई करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या सिनकोप इज ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सिनकोप क्या होता है? थोड़े से समय के लिए। सिनकोप क्या होता है? ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कॉज्ड बाय ए लैक ऑफ ब्लड इन द टू द ब्रेन। ब्रेन में जो ब्लड की कमी होती है तो सिनकोप हो जाता है। थोड़े से समय के लिए क्या हो जाएगा? अपने को कॉन्शियसनेस जो है वो चली जाएगी, लॉस हो जाएगी थोड़े से समय के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कोज्ड बाई लैक ऑफ ब्लड इन ब्रेन यूजली एब्रप्टली एंड कैन लास्ट फॉर सेकंड और मिनट। ठीक है। इन द आर्टिक एरियाज साउंड रिफ्लेक्ट ब्लड मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग सिस्टोल एंड क्रॉस द आर्टिक वॉल एंड फॉलोइंग द आर्टिक आर्च। साउंड रिफ्लेक्ट होता है। इन द पल्मोनिक एरिया साउंड रिफ्लेक्ट ब्लड बीइंग इजेक्टेड फ्रॉम, जो पल्मोनिक एरिया है वहाँ पर जब ब्लड इजेक्ट होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से ड्यूरिंग सिस्टोल
क्रॉसिंग द पल्मोनिक वाल्व एंड फ्लोइंग थ्रू द मेन पल्मोनरी आर्टरी, तब ये भी सुनाई देता है। इन द ट्राइकस्पिड एरिया, ये क्या कहना चाह रहा है फ्रेंड्स कि इन द ट्राइकस्पिड एरिया साउंड रिफ्लेक्ट मूवमेंट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम अक्रॉस ट्राइकस्पिड एरिया में एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग ड्यूरिंग डायस्टोल, ये देखने को मिलता है। सिंपल है, पढ़ते ही याद हो जाएगा। इन द मिट्रल एरिया आल्सो कॉल्ड एपिकल एरिया, साउंड रिफ्लेक्ट ब्लड फ्लो अक्रॉस द मिट्रल वाल्व को अक्रॉस करेगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फीलिंग्स ड्यूरिंग डायस्टोल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लिसन फॉर हार्ट मर्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन फॉर हार्ट मर्मर ओवर द सेम प्रीकार्डियल, क्या लिसन फॉर हार्ट मर्मर द सेम प्रीकार्डियल एरिया यूज अस्कल्टेशन फॉर हार्ट साउंड, हार्ट मर्मर को। एंड S3 हार्ट साउंड आल्सो नोन एज वेंट्रिकुलर गैलोप, बिल्कुल वेंट्रिकुलर गैलोप is the commonly heard in children and may be normal in women during the last trimester of pregnancy. It may be cardinal sign of heart failure in other adults. Adults में ये हार्ट फेलियर का कार्डिनल साइन है। अगर अपने को S3 साउंड सुनाई दे रहा है, S3 साउंड वेंट्रिकुलर गैलोप सुनाई दे रहा है, जिसे S3 साउंड को वेंट्रिकुलर गैलोप भी कहते हैं, जो कॉमनली तो बच्चों में और नॉर्मल इन वोमेन ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ये नॉर्मली सुनाई देता है। अगर ये एडल्ट में सुनाई दे रहा है तो ये कार्डिनल साइन है किसका दोस्तों? हार्ट फेलियर का। ये हार्ट फेलियर का कार्डिनल साइन होता है। नेक्स्ट, आल्सो कॉल्ड एन आर्ट्रियल गैलोप, S4 हार्ट साउंड, वो तो S3 था, वेंट्रिकुलर गैलोप था। जब आर्ट्रियल गैलोप होता है उसे S4 हार्ट साउंड भी कहते हैं। इज एडवेंटेजियस हार्ट साउंड दैट यू हियर बेस्ट ओवर द ट्राइकस्पिड और मिट्रल एरिया व्हेन द क्लाइंट लाई ऑन हिज लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ए प्रीकार्डियल फ्रिक्शन रब हैज़ स्क्रेची रबिंग एंड क्वांटिटी, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया। अब S3 साउंड जो था वो वेंट्रिकुलर गैलोप था, और वो एडल्ट के अंदर जो है क्या कोज इंडिकेट करता है? एडल्ट के अंदर अगर वो हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है किसको? हार्ट फेलियर को। बाकी चिल्ड्रन में और जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है वोमेन का, प्रेगनेंसी का, उसमें ये नॉर्मल होता है। देन उसके बाद बात करते हैं S4 साउंड की। S4 साउंड क्या होता है? आर्ट्रियल गैलोप कहते हैं। इसमें S4 हार्ट साउंड इज एडवेंटेजियस हार्ट साउंड दैट यू विल हियर बेस्ट ओवर द ट्राइकस्पिड और मिट्रल एरियाज व्हेन क्लाइंट लाई ऑन लेफ्ट साइड, जब सुनाई देता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हैज़ स्क्रेची रबिंग एंड क्वालिटी। ठीक है, ए वीक पल्स, बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि ए वीक पल्स हैज़ डिक्रीज एम्पलीट्यूड विद स्लोअर अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। ये एक वीक पल्स होती है। क्या होती है? वीक पल्स हैज़ डिक्रीज। वीक पल्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एम्पलीट्यूड विद स्लोअर अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। इट मे बी रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इट मे बी रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एज अकर इन कोल्ड वेदर और इट विद सीवियर हार्ट फेलियर। क्या? सीवियर हार्ट फेलियर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एज अकर इन कोल्ड वेदर और विद सीवियर हार्ट फेलियर। बिल्कुल। डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम एज अकर्स हाइपोवोलेमिया एंड आर्टिक स्टेनोसिस। बिल्कुल दोस्तों, चलिए इसको मैं दोबारा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि एक वीक पल्स, कमज़ोर पल्स जो होती है, हैज़ डिक्रीज एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करती है विद स्लोअर अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। ठीक है, इट मे बी रिजल्ट इन इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, जो है जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करता है। एज अकर्स क्या करता है? इन कोल्ड वेदर, जो कोल्ड वेदर में, और विद सीवियर हार्ट फेलियर। और डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम कम करता है।
अकर्स विद हाइपोवोलेमिया, जब हाइपोवोलेमिया हो रहा हो या आवर्टिक स्टेनोसिस हो रहा हो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ए बाउंडिंग पल्स हैज़, ए बाउंडिंग जो पल्स होती है वो क्या होती है, उसमें शार्प अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। बाउंडिंग पल्स हैज़ शार्प अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक with pointed peak and elevated amplitude. It may result from increased stroke volume. इसमें क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा विद आर्टिक इनसफिशियंसी और आर्ट्रियल वॉल स्टिफनेस, आर्ट्रियल वॉल में स्टिफनेस आएगी। कैन अकर्स विद एजिंग, ये एज के साथ साथ बढ़ता है। तो एज जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसमें क्या होगा, जो आर्ट्रियल वॉल है वो स्टिफ हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जो है वो एलिवेटेड देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन कैसा देखने को मिलता है, एलिवेटेड देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि पल्सेस अल्टरनेंस इज रेगुलर अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग पल्सेस एसोसिएटेड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, कि लेफ्ट साइड का जो लेफ्ट साइड LHF जो है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा कि पल्सेस अल्टरनेट्स होगी, इरेगुलर होगी, अल्टरनेटिंग पैटर्न होगा वीक एंड स्ट्रॉन्ग पल्सेस का, तो वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। पल्सेस बिग माइनस इज सिमिलर टू पल्सेस अल्टरनेट्स बट अकर्स एट इरेगुलर इंटरवल, ये इरेगुलर इंटरवल में अकर्स होती है, शुरुआत होती है इनकी, एंड कोज्ड बाई प्रीमेच्योर आर्ट्रियल और वेंट्रिकल बीट्स, इसमें प्रीमेच्योर देखने को मिलती है। पल्सेस पैराडॉक्सिस क्या होती है, हैज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी साइकिल्स एंड मार्क्ड डिक्रीज अकर्स व्हेन क्लाइंट इनहेल, जब क्लाइंट जो होता है वो इनहेल करता है तब उस टाइम ये कम हो जाती है। पल्स पैराडॉक्सिस। नेक्स्ट बात करते हैं, पल्सेस पैराडॉक्सिस इज एसोसिएटेड विद पेरिकार्डियल टेम्पोनेड एंड एडवांस्ड हार्ट फेलियर और कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलती है, के साथ साथ ये पल्स जो है वो पैराडॉक्सिस हो जाती है। नेक्स्ट है पल्सेस बाइफरेंस शो इन इनिशियल अपस्ट्रोक ए subsequent downstroke and then another upstroke during सिस्टोल के दौरान जो दूसरा अपस्ट्रोक आता है, अनोदर अपस्ट्रोक आता है, उसमें क्या होता है, पल्सेस जो होती है वो बाइफ्रेंस हो जाती है, शो होती है। पल्सेस बाइफ्रेंस इज कोज्ड बाई आवर्टिक स्टेनोसिस, जब आवर्टिक स्टेनोसिस होता है और आवर्टिक इनसफिशिएंसी होती है तो पल्सेस क्या हो जाती है, बाइफ्रेंस हो जाती है। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम PT, ब्लीडिंग टाइम BT एंड एक्टिवेटेड क्लोट टाइम ACT आर टेस्ट दैट मेजर क्लोटिंग टाइम को मेजर करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या इंक्रीज इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा गया है कि इंक्रीज INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू में इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगी, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, क्या डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर DIC कोगुलेशन कोज करती है, क्या करती है, इंडिकेट करेगी डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। सिरोसिस, हेपेटाइटिस, विटामिन K की डेफिशिएंसी, सैलिसिलेट इंटॉक्सिकेशन और अनकंट्रोल ओरल एंटीकोगुलेशन ये कोज करती है, क्या कोज करती है, INR कोज करती है अगर इसकी वैल्यू बढ़ी हुई है तो। इंक्रीज इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी आर यूज टू हेल्प डिटरमाइन द कोज ऑफ arrhythmia and the best treatment for it. Electrophysiology study are used to
हेल्प डिटरमाइन निर्धारण करती है द कोज ऑफ अरिथमियाज, अरिथमिया का बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इट, ये इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट बात करें इन ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी इज कंबाइंड विद एंडोस्कोपी टू प्रोवाइड ए बेटर व्यू द हार्ट स्ट्रक्चर। हार्ट स्ट्रक्चर का बेटर व्यू प्रोवाइड करने के लिए ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी, ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो कंबाइंड में विद एंडोस्कोपी के साथ करनी पड़ेगी, तब जाकर होगा। नेक्स्ट है ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी इज यूज टू एवालुएट वाल्वुलर डिजीज और रिपेयर। देखिए जो वाल्वुलर डिजीज़ है, वाल्वुलर जो डिजीज़ है उसको क्या करने के लिए, इवालुएट करने के लिए अपन ट्रांस इसोफेजियल इको करनी होती है, ट्रांस इसोफेजियल इको करनी पड़ती है, ठीक है, रिपेयर। बट इट इज़ आल्सो यूज टू डायग्नोस्ट थोरेसिक एंड आउर्टिक, ये थोरेसिक और आउर्टिक का भी यूज़ करती, डायग्नोस में भी यूज होती है। नेक्स्ट बात करें कि डिसऑर्डर एंडोकार्डाइटिस, कुछ डिसऑर्डर्स भी है जैसे एंडोकार्डाइटिस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, इंट्राकार्डियक थ्रोम्बिन और ट्यूमर्स, इनमें भी इसका यूज़ किया जाता है डायग्नोस करने में। कार्डियक ब्लड पुल इमेजिंग कार्डियक ब्लड पुल इमेजिंग आल्सो कॉल्ड मल्टीपल गेटेड एक्विशंस और MUGA स्कैनिंग इज यूज टू इवालुएट रीजनल एंड ग्लोबल वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस, रीजनल एंड वेंट्रिकुलर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट बात करते हैं इन आर्ट्रियल प्रेशर बेस्ड कार्डियक आउटपुट, इन आर्ट्रियल प्रेशर बेस्ड कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग ए क्लाइंट एग्जिस्टिंग आर्ट्रियल कैथेटर इज यूज टू कंटिन्यूसली कैलकुलेट एंड डिस्प्ले कार्डियक आउटपुट, डिस्प्ले होता रहता है, कार्डियक आउटपुट मॉनिटर करना रहता है, आर्ट्रियल प्रेशर बेस्ड ऑन कार्डियक आउटपुट मॉनिटर एंड क्लाइंट एग्जिस्टिंग आर्ट्रियल कैथेटर इट यूज टू कंटिन्यूसली कैलकुलेट एंड डिस्प्ले कार्डियक आउटपुट्स को डिस्प्ले पे दिखाता रहेगा और कैलकुलेट करता रहेगा। अब बात करते हैं आर्ट्रियल प्रेशर बेस्ड कार्डियक आउटपुट हेल्प टू डिटरमाइन द क्लाइंट फ्लूइड स्टेटस और पोटेंशियली रेस्पॉन्स टू ए फ्लूइड challenges बिफोर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ब्लड एंड प्रेशर अकर्स। नेक्स्ट देखते हैं एंडोकार्डाइटिस क्या होता है। एंडोकार्डाइटिस जो होता है, जो एंडोकार्डियम होती है उसका क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। एंडोकार्डियम का क्या हो जाएगा फ्रेंड, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो एंडोकार्डाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन इज कॉल्ड एंडोकार्डाइटिस। द हार्ट वाल्व और कार्डियक प्रोस्थेसिस इज टिपिकली रिजल्ट फ्रॉम बैक्टीरियल इन्वेजन एंड देयरफॉर मे आल्सो बी रेफर्ड टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस रेफर करते हैं। शार्प पेन एंड कूल फिट, पेन होगा वो बहुत ही शार्प होगा और जो फिट है पैर है वो क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। सिम्टम्स ऑफ अल्ट्रेशन इन आर्ट्रियल ब्लड फ्लो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वेरिकोज वेन अकर्स मोस्ट कॉमनली, वेरिकोज वेन अकर्स मोस्ट कॉमनली इन सिफेनस वेन of the lower extremities, सिफेनस वेन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज। कॉमनली किस में होती है वेरिकोज वेन, किस में देखने को मिलेगा, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है उसकी जो सिफेनस वेन होती है मोस्ट कॉमनली सिफेनस वेन में देखने को मिलता है। एडिमा एंड पिगमेंटेशन आर द साइन सिम्टम ऑफ सेकेंडरी वेरिकोज वेन। सेकेंडरी वेरिकोज वेन का सिम्टम है एडिमा होना और पिगमेंटेशन होना। नेक्स्ट बात करते हैं लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग, क्या कि लाइगेशन एंड स्ट्रिपिंग ऑफ वेन कैन रीड एंड द वेन ऑफ वेरिकोसिटी बट इट वुड नॉट प्रिवेंट अदर वेरिकोज वेन फ्रॉम फॉर्मिंग, प्रिवेंट नहीं करती अदर को। नेक्स्ट बात करते हैं सिटिंग एंड बेड रेस्ट आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बस ये याद रखना आप, तो
वेरिकोज वेन के अंदर सिटिंग और बेड रेस्ट जो होते हैं, सिटिंग मतलब बैठना, बेड रेस्ट मतलब ज़्यादा बेड रेस्ट करना, कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ द क्लाइंट हु हैज़ अंडरगो ligation and stripping because both promote decreased blood return to the heart, venous stasis. ये प्रमोट करते हैं डिक्रीज ब्लड रिटर्न टू द ब्लड रिटर्न, हार्ट की तरफ जब ब्लड रिटर्न होता है उसको डिक्रीज करेंगे और वीनस स्टेसिस करने का काम करते हैं, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है सिटिंग और रेस्ट करना. Although ice packs would help to reduce edema for a client who has undergo ligation and stripping, ligation और stripping किया है तो उसको एडिमा को कम करने के लिए अपन आइस पैक का यूज़ कर सकते हैं. They would also cause vasoconstriction and impede blood flow. बिल्कुल ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस का काम करेगा और ब्लड फ्लो को इम्पेड कर देगा. पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज मैनिफेस्टेड बाई पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज मैनिफेस्टेड बाई डिस्पनिया. पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डिस्पनिया, चेस्ट पेन और डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड देखने को मिलता है, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड देखने को मिलता है. नेक्स्ट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म इन ए वेन. पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट चल गया है दोस्तों, पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है. यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो है उसका क्या साइन सिम्टम है. तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का साइन सिम्टम क्या है? डिस्पनिया होना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, डिस्पनिया, चेस्ट पेन, एंजाइना जैसी चीज़, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा और डिमिनिश ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड है वो भी कम हो जाएगा, ब्रीथ साउंड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नेक्स्ट, पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म इन वैन. कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है वो ब्लड क्लॉट फॉर्म करता है वैन के अंदर एंड ट्रेवल करता रहता है, लंग्स में ट्रेवल कर जाता है, ट्रेवल टू लंग्स, और ट्रेवल करता है किधर? लंग्स में. एंड लॉक्ड इन द पल्मोनरी वेस्कुलर, और ये किस में रुक जाएगा? जाकर पल्मोनरी वेस्कुलर में जाकर रुक जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं हीमोथोरैक्स. हीमोथोरैक्स रेफर्स टू ब्लड इन द प्लूरल स्पेस. न्यूमोथोरैक्स इज कोज्ड बाय ओपनिंग ऑफ द प्लूरा. न्यूमोथोरैक्स में अगर प्लूरा में ओपनिंग हो गई है, एयर कलेक्ट हो गई है, कहाँ पर? पेरिक का प्लूरल स्पेस में, इज कॉल्ड न्यूमोथोरैक्स. पल्मोनरी हाइपरटेंशन. पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज एन इंक्रीज इन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर. पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज इंक्रीज इन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर विच इंक्रीज वर्कलोड ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स. वर्कलोड ऑफ द राइट वेंट्रिकल्स पे वर्कलोड बढ़ जाता है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में. नेक्स्ट, hypercoagulability along with venous stasis and venous wall injury accounts for formation deep vein thrombosis. DVT कोज करता है ये. hypercoagulability along with venous stasis and the venous wall injury accounts for the formation of deep vein thrombosis, DVT. नेक्स्ट बात करते हैं एम्बोलस इज एम्बोलस इज ए ब्लड क्लॉट और फैटी ग्लोब्यूल्स दैट फॉर्म इन वन एरिया ऑफ द बॉडी एंड द कैरी आउट थ्रू एन ब्लड स्ट्रीम अनोदर एरिया. एम्बोलस इज ए ब्लड क्लॉट और फैटी ग्लोब्यूल्स दैट फॉर्म इन वन एरिया ऑफ द बॉडी is carried through the blood stream another area. Deep vein thrombosis, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है DVT का. Associated with deep leg span of sudden onset. Sudden onset deep vein में क्या होगा? पेन होना चालू हो जाएगा. Production of pink fruity sputum is classical symptom of acute pulmonary edema. एक्यूट पल्मोनरी एडिमा का क्लासिकल सिम्टम क्या होता है? पिंक कलर का फ्रूदी स्पुटम देखने को मिलता है. ये पल्मोनरी एडिमा में देखने को मिलेगा, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा में. हाइपोकैप्निया, ब्लड गैस एबनॉर्मलिटी दैट इनिशियली मोस्ट सजेस्टिव फॉर पल्मोनरी एडिमा. हाइपोकैप्निया जो होता है वो क्या सजेस्ट करता है? पल्मोनरी एडिमा को. नेक्स्ट, इन अटेम्प्ट टू कॉम्पनसेट फॉर इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीदिंग,
कि अटेम्प्ट टू compensate for increased work of breathing due to hyperventilation and carbon dioxide decrease cause hypocapnia. अगर इंक्रीज वर्क ब्रीदिंग इंक्रीज होगी तो वो हाइपर वेंटिलेशन होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो वो हाइपोकैप्निया होगा, कंपनसेट कर देगा। नेक्स्ट, द लेफ्ट वेंट्रिकल इज रिप्रेजेंट मेजोरिटी ऑफ फोर्स फॉर कार्डियक आउटपुट। लेफ्ट वेंट्रिकल जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फोर्स फॉर कार्डियक आउटपुट के लिए। द लेफ्ट वेंट्रिकल इज डैमेज, द आउटपुट डिक्रीज एंड द फ्लूइड एक्यूमुलेट इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड एल्वुलर स्पेस कोजिंग पल्मोनरी एडिमा कोज करेगा। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो गया? डैमेज हो गया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम कर रहा था? पूरे टिश्यूज़ को ब्लड फ्लो करने का काम कर रहा था। वो अगर वही डैमेज हो गया तो आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो फ्लूइड भी एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, और इन इंटरस्टिशियल एंड एल्वुलर स्पेसेस में वो क्या कराएगी? वो करवाएगी पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट बात करते हैं डैमेज टू द लेफ्ट एट्रियम। अगर लेफ्ट एट्रियम डैमेज होता है तो कंट्रीब्यूट टू द हार्ट फेलियर बट वुड नॉट अफेक्ट कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट अफेक्ट नहीं होगा और ऑनसेट ऑफ पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या इफ़ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल आर वेयर डैमेज। जब क्या हो गया? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो है दोनों एक साइड के क्या हो गए? डैमेज हो गए, तो वो राइट साइड हार्ट फेलियर करता है। क्या करता है? राइट साइड हार्ट फेलियर। पल्मोनरी एडिमा इज लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है ऑफ हार्ट फेलियर, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा कैन डेवलप इन मिनट। पल्मोनरी एडिमा जो है वो डेवलप इन मिनट एंड सेकेंडरी टू सडन फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम पल्मोनरी वेस्कुलर टू इनटू इंटरस्टिशियल एंड एल्वुलाई ऑफ द लंग्स में चला जाता है। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ क्या कि द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल डिटरमिनेंट प्रीलोड। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जो ब्लड का वॉल्यूम है एट द एंड ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल जब खत्म होएगा तो क्या होगा? प्रीलोड होगा, डिटरमाइन प्रीलोड। डायस्टोल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसमें वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल होने लग जाएगा, वो प्रीलोड होता है। ठीक है, कार्डियक इंडेक्स इज द इंडिविजुअलाइज्ड कार्डियक इंडेक्स इज द इंडिविजुअलाइज्ड मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट बेस्ड ऑन द क्लाइंट बॉडी सरफेस एरिया। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड द हार्ट एक्सपेल पर मिनट। ठीक है, टैकीकार्डिया, फिंगर क्लम्बिंग एंड लाउड एस टू सजेस्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी। क्या कहेगा? ये साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट क्या होगा? ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी जो होता है वो होता है इसमें टेकीकार्डिया और फिंगर ऑफ क्लम्बिंग, और S2 जो साउंड है वो लाउड सुनाई देता है। डिस्पनिया, कफ एंड पाल्पिटेशन अकर्स विद मिट्रल इनसफिशिएंसी। डिस्पनिया, कफ और पाल्पिटेशन अकर्स विद मिट्रल इनसफिशिएंसी में, जब मिट्रल इनसफिशिएंसी होती है उसमें देखने को मिलता है। डिस्पनिया, फैटिग्स एंड सिनकोप। सिनकोप मैंने बताया था आपको, क्या था सिनकोप? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कुछ एक्यूट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इंडिकेट आर्टिक इनसफिशिएंसी। जो आर्टिक इनसफिशिएंसी है उसकी वजह से डिस्पनिया, फैटिग और सिनकोप देखने को मिलेगा। इनक्लाइंट आर्ट्रियल फिब्रिलेशन वारफेरिन रीचेज थेराप्यूटिक लेवल व्हेन द INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो 2:3 होता है। क्या होगा कि क्लाइंट विद आर्ट्रियल फिब्रिलेशन वारफेरिन रीच कर रहा है, थेराप्यूटिक लेवल क्या होगा? INR का थेराप्यूटिक लेवल होता है 2 से 3। नेक्स्ट बात करते हैं कि विद आर्ट्रियल टेकीकार्डिया द रिदम इज रेगुलर, रिदम रेगुलर है। द P वेव इज हिडन इन प्रेसिडिंग T वेव। P वेव इज हिडन इन प्रेसिडिंग T वेव एंड द रेट इज रेंज फ्रॉम, जो रेट रहेगी वो 140 से 250 बीट्स पर मिनट रहेगी।
ventricular rate that vary with degree of arterioventricular block. The degree of AV block along with sawtooth P wave characterize arterial flutter. जो सो टूथ है, सा टूथ जो होती है वो पी वेव जो होती है वो किसका करेक्टर है? आर्ट्रियल फ्लटर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर इस टाइप का वेव आ रही है, ये आर्ट्रियल फ्लटर है, ये पी वेव अगर इस टाइप की आ रही है, ये कौन सी वेव है? पी। तो ये सा टूथ अपीयरेंस है और ये किसमें? एट्रियल फ्लटर में देखने को मिलता है। किसमें? एट्रियल फ्लटर में देखने को मिलता है। और ये जो है ऐसे, ये वेव जो आ रही है ऐसी जो होता है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इरेगुलर वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स एंड अब्सेंट पी वेव। अगर पी वेव अब्सेंट है तो वो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन कहलाएगी। क्या? इरेगुलर वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स एंड अब्सेंट पी वेव अब्सेंट है, पी वेव है ही नहीं, तो कैरेक्टराइज आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। रेगुलर एंड इक्वल आर्ट्रियल, रेगुलर एंड इक्वल एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर रिदम एंड द रेट ऑफ 100 to 160 बीट्स पर मिनट कैरेक्टराइज साइनस टैकीकार्डिया। रेगुलर और इक्वल एट्रियल एंड वेंट्रिकल रिदम देखने को मिलेगी तो वो साइनस टैकीकार्डिया में। बाकी दोस्तों इनको मैं इमेज के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, याद रखना है सारी चीज़ें जो है आपको इमेज के साथ मैं बताने वाला हूँ। अभी नहीं, आगे नेक्स्ट अपन जब MCQ करेंगे तब। कार्डियक टेम्पोनेट इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, विच इन द टर्न रिड्यूस ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टैकीपनिया, लो ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, डिफ्यूजन, क्रैकल्स एंड कफ प्रोड्यूसिंग पिंक थ्रू द स्पुटम आर लेट साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा। ये सारे के सारे लेट साइन है पल्मोनरी एडिमा के। द मर्मर ऑफ आर्टिक स्टेनोसिस, लो पिच्ड रफ एंड रेस्पिंग साउंड। ये आर्टिक स्टेनोसिस में मर्मर के साउंड है। द मर्मर ऑफ आर्टिक स्टेनोसिस इज हियर्ड लाउडेस्ट। द मर्मर ऑफ आर्टिक स्टेनोसिस जो है वो लाउडेस्ट सुनाई देगा इन द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के राइट साइड में सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में मर्मर सुनाई देता है। आर्ट्रियल फिब्रिलेशन अकर विद इरेगुलर एंड रैपिड डिस्चार्ज फ्रॉम मल्टीपल एक्टोपिक एंड आर्ट्रियल फोकाई दैट कोज क्वेरिंग ऑफ द एट्रिया विदाउट एट्रियल सिस्टोल। ये एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया। तो ये था दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या था? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया है। CVS अपना कंप्लीट हो गया है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट अपन कर चुके हैं। कल से अपन स्टार्ट करेंगे हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ब्लड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल सुबह 10 बजे आपको मिलेगा। हीमेटोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर अपना कंप्लीट हो गया है। तो 3 लेक्चर्स में एक पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एनक्लेक्स का अपन ने रिवाइज कर लिया है। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। कुछ चीज़ें और है जो मैं ऑन बोर्ड आपको पढ़ाऊँगा कार्डियोवैस्कुलर में, जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद भी हो जाएगी। तो ये था दोस्तों शानदार सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको जब भी मेरी क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।